तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है चैप्टर 2 का। प्रीवियस क्लास में हमने फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था, ठीक है। अब हमें करना है कि टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलर्स टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले जो हम कंप्लीट करेंगे वो हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहले तो देखो आप, बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्रिंसिपल, पहले आप ये समझो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से टेलर्स का मतलब क्या था। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी according to standardized tools, methods, and trained personnel in order to increase output, improve its quality, and reduce cost and waste through effective and optimum utilization of resources. इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है आपको, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि कंडक्टिंग ऑफ जितनी भी आप बिजनेस एक्टिविटी को हम कंडक्ट करते हैं उसमें हमें एक तो स्टैंडर्डाइज टूल्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मेथड पिक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से मेथड्स आप फॉलो देख रहे हो तो आप उसी के साथ आप भी जाओ। यू हैव टू डिसाइड कि विच वन इज द बेस्ट मेथड, यानी कि जो मेथड आप डिसाइड करते हो वो आपको प्रॉपरली सोच समझ के पिक करना चाहिए कि इस सिचुएशन पर कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। एंड ट्रेन पर्सनल, और जो भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं आप उनको वेल ट्रेन करो। पहले तो आप उनकी क्वालिफिकेशन देखो, उनका इंटरेस्ट देखो, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उनको उस पर्टिकुलर जॉब सिनारियो में उनको रखो, फिर उसकी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। क्योंकि जब एक ट्रेन देखो एक एक्सपीरियंस और ट्रेन पर्सन जो आपको आउटपुट देगा वो एक नया फ्रेशर नहीं दे पाएगा। और जबरदस्ती किसी से काम नहीं थोपना चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका इनपुट इंक्रीज करे तो इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। टू इंक्रीज आउटपुट, इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड रेड्यूस कॉस्ट। और देखो एक एग्जांपल यहां से ले लो, अगर ट्रेन पर्सनल होगा तो वेस्टेज कम करेगा। मेथड अगर आपका ठीक होगा उस सिचुएशन के हिसाब से तो भी वेस्टेज कम होगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी वो कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आगे जाके जब आप सेल करोगे प्रोडक्ट को तो उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी, फिर कस्टमर भी ज्यादा से ज्यादा फिर उसकी डिमांड करेंगे अगर प्रॉपर फेयर प्राइस होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब इन चीजों के लिए टेलर्स ने प्रिंसिपल्स दिए थे, इनको हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर गेव द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये होगा कि आप कह रहे हो मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन रूल ऑफ थंब नहीं, यानी कि साइंस की तरह रिजिड नहीं है। ये चीज हम थोड़ा पहले भी इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया देखो साइंस में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट से डील करते हो। जो जो 50 साल पहले या कितने साल पहले चले जाओ, जब पहले भी जो होता आज भी वही है। पहले के जो प्रिंसिपल बने हुए आज भी हम उन्हीं को फॉलो करो, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सेम थिंग आप मैनेजमेंट के लिए नहीं कह सकते। पढ़ा ना मैनेजमेंट नेचर ऑफ साइंस, उसमें हमने यही कहा था कि मैनेजमेंट को प्योर साइंस तो नहीं कह सकते, वी कैन से दैट इट इज अ सोशल साइंस, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू डील विद द ह्यूमन बींग्स। और सभी डिफरेंट डिफरेंट देखो सभी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका अपना नेचर होता है, सबका अपना एक बिहेवियर होता है। तो आप सोचो कि भाई मैंने इसको इस तरह से इस एज ए मैनेजर अगर मैं सोचूं कि मिस्टर ए से मैंने जो काम लिया इस पॉलिसी का इस मेथड से मैंने मिस्टर ए से काम लिया, इसी मेथड से मैं मिस्टर बी से भी काम ले लूंगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है मिस्टर ए को मैंने थोड़ा सा गाइड किया और उन्होंने सारा काम करके दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर मैं कहूँ कि एक बच्चे को थोड़ा बहुत आप इनपुट देते हो और मैक्सिमम आउटपुट आपको दे देता है, लेकिन हर बच्चा तो वैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो एज ए टीचर पहले मुझे देखना होगा कि सेम मेथड सभी बच्चों के लिए काम नहीं करेगा। आई हैव टू बी वर्सेटाइल इन माई अप्रोच। यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि टेलर हैज एम्फसाइज दैट each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on rule of thumb। कि भैया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप देखो कि क्या आपको सूट कर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका कि आज के डेट में अगर हमें कोई एडवर्टीजमेंट करनी हो इंस्टीट्यूट की तो हमारे पास देखो ट्रेडिशनल मेथड तो जो पहले थे वो है आज, या पैम्फलेट्स कर सकते हो, ब्रोशर वगैरह पैम्फलेट्स का यूज कर सकते हो, या होर्डिंग्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। और मॉडर्न मेथड्स भी तो है, इंस्टाग्राम में आप अपनी ऐड कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ऐसे नहीं कहा जा रहा कि आप मॉडर्न मेथड के साथ जाओ। आप ये देखो कि कितना आपको मॉडर्न मेथड पे जाना है, कितना आपके लिए सुटेबल रहेगा ट्रेडिशनल मेथड। दोनों ही इफेक्टिव है पर आपको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा।
और अगर आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है तो आप इसके साथ जाओ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा लोगों के साथ लिंक कर पाओगे, ज्यादा लोगों को अप्रोच कर पाओगे थ्रू दिस मेथड, देन गो विद दिस मेथड। एट द सेम टाइम आपको लगता है कि सभी जो लोगों को मैं अप्रोच इस मेथड के साथ नहीं कर पाऊंगा, आई नीड ट्रेडिशनल मेथड एज वेल, मुझे पैम्फलेट्स की जरूरत पड़ेगी या होर्डिंग्स भी लगाने की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि आपको क्या मोस्ट सुटेबल रहेगा आपके, समझ में आ गया? एंड यू हैव टू पिक द बेस्ट पॉसिबल मेथड। तो ऐसा नहीं है कि पहले तो भैया ऐसे ही होता था, पैम्फलेट्स वगैरह के थ्रू एडवर्टीजमेंट होती, तो आज भी वैसे ही करना है, ऐसे ये नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब कि पहले ऐसा होता तो आज भी वैसे ही कर, नहीं। देखा ना, बिजनेस की डायनेमिक नेचर है, बिजनेस एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हैं और कितनी सारी चीजों में चेंजेस आ गए। पेटीएम का एग्जांपल ले लो, पहले तो सारे पेमेंट होती थी वो कैश में होती थी, कैश में होती थी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी है, या मैं ही हूँ एज ए प्रोफेशनल, अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं ले रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे नहीं कि पहले ऐसा होता तो अभी मुझे ऐसे ही करना है। पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। भैया मैनेजमेंट एंड वर्कर का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि मैनेजर को अपने वर्कर्स की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बिना वर्कर के मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो सकते। वी हैव टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इट्स विद द हेल्प ऑफ एन सबऑर्डिनेट्स और विद द हेल्प ऑफ एन एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा, गाइडेंस करूँ, करना तो उनको ही है ना जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं। तो आप समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे वर्कर्स भी सोचे कि हम ही सब कुछ है, तो पॉसिबल नहीं है। वर्कर्स को मैनेजमेंट की गाइडेंस की जरूरत है और मैनेजर को भी उतनी वर्कर्स की भी जरूरत है। तो आपस में कंप्लीट हार्मनी होना जरूरी है कि आप एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझो, एक दूसरे की एक रिस्पेक्ट रखो। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं इसी टॉपिक पे वापस आता हूँ। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है मींस कंप्लीट चेंज ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइड एंड वर्कर, दे शुड रियलाइज ईच अदर इम्पोर्टेंस। यही बात हम कर रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, तब भी आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करोगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। It implies that there should be mental revolution on part of manager and worker in order to respect each other role and eliminate any conflict to realize organizational objective। भाई लड़ाई झगड़े से ना आपको कोई बेनिफिट होने वाला है ना ऑर्गेनाइजेशन का कोई बेनिफिट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना कि क्या, अगर देखो इश्यूज हर जगह पे आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी इश्यूज आते हैं, इवन आपको स्टूडेंट लाइफ में भी आपके इश्यूज आते हैं, पर हम पॉजिटिवली, पर जब भी कोई ऐसा नेगेटिव इश्यूज आते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हमें ये देखना कि हम यहाँ से रास्ता क्या है, रादर देन उसको लेके बैठे रहो या उसको लेके हम रोना शुरू कर दे, चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, वो कभी भी हल नहीं होता किसी चीज का। एट द एंड ऑफ द डे आपको यही देखना होता है कि पॉजिटिवली हम इस चीज से, और हर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होता ही होता है। बस ये कि बैठ के उसके बारे में सोचना पड़ता है, समटाइम्स वो सोल्यूशन जल्दी मिल जाता है, समटाइम्स उसमें टाइम लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गिव टाइम। सोचना पड़ेगा, कोशिश करोगे जरूर रास्ता निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। ये क्या होता है, ये जो भी आपने पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन। इसको समझाने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लो कि मैंने कहा कि भाई मैं आपकी टेस्ट सीरीज शुरू करूँ, और आप लोगों ने कहा सर वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर सिलेबस, अगर हमारा रिवीजन ही नहीं होगा तो इतनी जल्दी हम कैसे तैयार हो जाएंगे, आप थोड़े रिवीजन करवाओ, थोड़े हमें पेपर सॉल्व करवाओगे, तो देन वी विल रेडी फॉर दैट, हमें थोड़ा उस चीज का वो होगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि डायरेक्टली अब जस्ट सिलेबस कंप्लीट हुआ, अभी सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो और आपने कहा कि आप अगले हफ्ते टेस्ट। तो इज दिस द राइट वे? बिफोर स्टार्टिंग विद द टेस्ट सीरीज मुझे आप लोगों से डिस्कस करना भी जरूरी है। मैं आपको पहले से बता के रखूं कि आपकी जो टेस्ट सीरीज होंगी वो कब होंगी, किस तरह से होंगी, नियर अबाउट कब होगी, तब तक हम क्या क्या चीजें हम कर लेंगे। यू शुड बी रेडी बाय दैट टाइम, ताकि आप उस चीज के लिए मेंटली, तो मैंने एक आपको एम्पल टाइम दे दिया। टाइम मैंने कहा कि जनवरी एंड तक आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये आपको पहले से मेंटली मैंने आपको बता दिया, ऐसा तो नहीं ये कहा कि परसों से शुरू हो रही है या आज सिलेबस खत्म कल से शुरू हो रही है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, हमने ये भी डिसाइड किया था कि
जो आपका लेवल ऑफ पेपर होगा, लेवल 1 लेवल 2 में आपके जो पेपर्स होंगे उसमें आपको कितनी कितनी छुट्टियां स्टार्टिंग में दी जाएंगी, हर पेपर में एटलीस्ट आपको इतनी छुट्टियां दी जाएंगी, वो भी हमारा डिस्कशन हुआ था। एटलीस्ट हमने रखा था कि हर पेपर में प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे तो 3 प्रिपरेटरी लीव्स रहेंगी रहेंगी। ठीक है ना, पूरा उस तरह से हमने सारा प्लान आउट किया था। तो क्या मैंने ही सब कुछ किया, मैंने आपको उसमें इन्वॉल्व किया ना, तो ये चीज आपके ऊपर ही पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है। अब इसी चीज को एक एग्जांपल में हम ऑर्गेनाइजेशन पे लेके आते हैं। आप ऐसे समझो कि सडनली क्या था कि जैसे 10 to 6 की टाइमिंग थी वर्किंग आवर्स, मैंने उसको 10 to 8 कर दिया क्योंकि सेल्स टारगेट ज्यादा था। अब 10 to 8 मैंने कर तो दिया, पर एट द एंड ऑफ द डे काम किसको करना है, वर्कर को ही करना है ना। तो यही चीज अगर मैं वर्कर से डिस्कस कर लेता कि भैया सेल्स टारगेट हमारा ऐसे से बढ़ गया है, हो सकता है कि वो 10 to 8 की जगह 10 to 9 के लिए भी तैयार हो जाते। क्यों? क्योंकि उनको एक पॉजिटिव क्या मिलती, एक पॉजिटिव मैसेज आता कि भाई वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें यहाँ के डिसीजन में इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमें एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है। रादर देन आपने बस एक डिसीजन लिया उनके ऊपर डाल दिया, वो नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से आज के टाइम में कोई किसी की सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। समझ, एम्प्लॉयर की जितनी रिस्पेक्ट है उतनी एम्प्लॉयज की भी होती है। अगर आप इस चीज को समझोगे तब भी वो एक रिलेशन आगे बढ़ेगा। एज ए टीचर अगर मेरी जितनी रिस्पेक्ट है उतनी आपकी भी है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि तू तड़ा करके आपसे बात करो और आपको जिस मर्जी वे में मैं ट्रीट करूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट द राइट वे। समझ में आ गया? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड whereby constructive suggestion of worker, देखा किसकी बात हो रही है, वर्कर्स के सजेशन की, should be adopted and they should not go on strike as both management and worker share responsibility and perform together। कोई इश्यूज आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप बताओ और मैं सुनने के लिए मुझे रेडी रहना चाहिए उस चीज के लिए। आई शुड बी रेडी फॉर दैट, मैं आपकी बात सुनूं क्या इश्यूज आ रहे हैं। रादर ऐसा नहीं कि नहीं नहीं जो है ऐसे ही होगा, मुझे नहीं कुछ होता, तो आप काम करोगे नहीं करोगे। In fact, there should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism। ऐसे नहीं है कि ऐसे मैनेजर मैं कह रहा हूँ मैं ही सब कुछ हूँ और एम्प्लॉयज तो कुछ है नहीं, जो किया मैंने किया, नहीं, जो किया है तो देख पढ़ा था ना हमने, आई शुड बी रिप्लेस बाय वी। क्लियर हो गया आता है। फिर उसका फोर्थ प्रिंसिपल आता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। भैया अगर कोई भी इम्प्लॉइज आ रहा है पहले तो उसका प्रॉपर इंटरव्यू होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल लेवल में एक सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, जो हमने पढ़ा भी था स्टाफिंग में, अभी रिवीजन सीरीज में भी मैं आपको फिर समझाऊंगा। तो उस तो और आपको क्या किस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, उस चीज पे भी मुझे फोकस करना है। आपका इंटरेस्ट मान लो कि मार्केटिंग में और मैं आपको सेल्स डिपार्टमेंट में भेज रहा हूँ और आप बोल भी रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन भी यही शो कर रही है, आपका एक्सपीरियंस भी यही शो कर रहा है, स्टिल मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं सेल्स मार्केटिंग में अभी जगह खाली है वहां चले जाओ। किस चीज में इंटरेस्ट है उस पर कैसे चले जाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉमर्स के जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अगर कोई मुझे इफ आई एम गुड एट इंग्लिश, समबडी सेज कि भैया आप इंग्लिश पढ़ा दो, तो इंग्लिश अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इफ आई एम गुड एट इंग्लिश दैट डजंट मीन कि आई कैन टीच इंग्लिश एट दिस लेवल, नो, नॉट पॉसिबल। और क्या वो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, कोई मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जबरदस्ती मुझे कहा गया और मैं हाँ कर, एक प्रेशर में आके मैंने हाँ तो कर दी, क्या मैं अब उसमें ग्रो कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो यही चीज कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। Each person should be scientifically selected, then work assigned should be matched with his or her physical, mental and intellectual capabilities। समझ आ रहा है? उसी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। To increase efficiency, they should be given the required training, and once he or she gets selected, फिर उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग दो ताकि बेस्ट पॉसिबल वे से किस तरह से किसी चीज को करना है वो उस चीज को सीखे। अभी हमने पढ़ा था आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, हमने ट्रेनिंग की एक वर्ड हमने वहां पे पढ़ा था। ट्रेनिंग का मतलब वंस द एम्प्लॉयज गेट सिलेक्टेड, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट था, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से बेस्ट सुटेबल जॉब आपने उसको दे दी। एक प्रोसेस तो ये हो गया, लेकिन फिर उसको ट्रेनिंग भी तो प्रोवाइड करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।